आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के दोनों सदनों में 2023-24 के केंद्रीय बजट पर चर्चा का वित्त मंत्री ने दिया जवाब। कहा, आम बजट में संतुलित विकास पर ध्यान, सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल मौजूदा सत्र की शेष बैठकों से निलंबित। राज्यसभा सभापति ने उच्च सदन में की घोषणा। कहा, सदन का फैसला सर्वोच्च, कोई भी बाहरी संस्था नहीं कर सकती जांच। प्रधानमंत्री ने मुंबई को दी 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। कहा, वंदे भारत ट्रेन आज के आधुनिक होते हुए भारत की शानदार तस्वीर। लखनऊ में किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। इसरो के अंतरिक्ष में एक और सफल उड़ान। श्रीहरिकोटा से सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 की सफल लॉन्चिंग। सफलता के साथ लघु उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में रखा कदम। और नागपुर टेस्ट पर टीम इंडिया की पकड़ मजबूत। रोहित शर्मा के शतक के बाद रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल का शानदार अर्धशतक। टीम इंडिया को पहली पारी में अब तक 144 रन की बढ़त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई से सृजित और सोलापुर के लिए 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में आयोजित एक कार्यक्रम में CSMT सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद अहमदनगर जिले के साईनगर शिरडी शहर को मुंबई से जोड़ने वाली एक अन्य ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन आज के आधुनिक होते हुए भारत की शानदार तस्वीर है। ये भारत की स्पीड और स्केल का प्रतिबिंब है। अब तक 10 ऐसी ट्रेनें लॉन्च हो चुकी हैं। आज देश के 17 राज्यों के 108 जिले वंदे भारत से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखे गए। ये 9 साल की तुलना में 5 गुना अधिक है, जिसमें रेलवे का हिस्सा 2.5 लाख करोड़ है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि डबल इंजन की सरकार के डबल प्रयासों से महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी और तेजी से आधुनिक बनेगी। मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई और सोलापुर के बीच 455 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 30 मिनट में तय करेगी। अभी तक 10 ऐसी ट्रेनें देश भर में चलनी शुरू हो चुकी है। आज देश के 17 राज्यों के 108 जिले वंदे भारत एक्सप्रेस से कनेक्ट हो चुके हैं। मुझे याद है, एक जमाना था जब सांसद चिट्ठी लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में स्टेशन पर ट्रेन को रुकने का कोई प्रबंध कीजिए, 1-2 मिनट का स्टॉपेज दे दीजिए। अब देश भर के सांसद जब भी मिलते हैं तो यही दबाव डालते, यही मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत ट्रेन चला दीजिए। एक क्रेज है आज वंदे भारत ट्रेनों का। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुंबई के लोगों का जीवन आसान बनाने वाले प्रोजेक्ट भी यहां शुरू हुए हैं। आज जिस एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है, वो मुंबई में ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी की जरूरत को पूरा करेगा। मुंबई के लोगों को बहुत दिन से इसका इंतजार था। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बच्चों से भी संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के मारोल में अल जामिया तौसीफियाह के नए परिसर का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई समुदाय, समाज और संगठन उसकी पहचान इससे है कि वो समय के अनुसार अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। उन्होंने कहा कि समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर
दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया। अल-जामिया तो सैफिया शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान के रूप में इसका जीता जागता उदाहरण है। कुछ प्रयास और कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कई दशकों के सपने लगे होते हैं। मुझे बात पता है कि मुंबई शाखा के रूप में अल-जमाया तो सैफिया का जो विचार हो रहा है, इसका सपना दशकों पहले ही जो होलीनेस सैयदना अब्दुल कादिर नईमुद्दीन साहब ने देखा था। उस समय देश गुलामी के दौर में था। शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा सपना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले बीमारू राज्य के तौर पर जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश अब सुशासन के लिए पहचाना जाता है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि भारत अगर आज दुनिया के लिए उज्जवल बिंदु है तो उत्तर प्रदेश भारत के विकास को गति देने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अन्न के नाम से जाने जाने वाले भारत के मोटे अनाज को देश भर में प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने मोटे अनाज के लाभों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत के युवा की सोच में, भारत के समाज की सोच और आकांक्षाओं में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्ट यूपी 2.0 की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है, उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट पर आज चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने आम बजट को मध्यम वर्ग, रोजगार सृजन, लघु उद्यमों, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण आबादी, स्वास्थ्य और हरित विकास पर केंद्रित करार दिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी और रूस यूक्रेन संघर्ष से उबरते हुए भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और आगे भी रहेगा। The Indian economy is still the fastest growing major economy and shall continue to be so even in 23-24. So since the pandemic, when the economy dipped by -23, our efforts to recover the economy has been through the CAPEX route, capital expenditure route from the government side. And this because it has great multiplier effect, enables to have in situ jobs created where the projects of the public expenditure are being spent and the projects are being made to rise. So that immediately in situ creates a lot of jobs and therefore triggers better income and therefore triggers better consumption.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर प्रणाली बेहद आकर्षक है, जिसमें इस बार के बजट में 7 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट देने का प्रस्ताव किया गया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए अधिक धन रहेगा। The new tax regime is very attractive. No tax for those with income less than 7 lakhs. Tax exemption limit will be 3 lakh under new regime against what was prevailing at 2.5 lakhs earlier. Standard deduction for salaried allowed in new regime as well. Will reduce tax liability. This proposal will reduce tax liability for majority of middle class taxpayers. New regime will be the standard or default. Taxpayers will have to opt for the old regime if she or he wants. Doubling of investment limit in small savings schemes. वित्त मंत्री ने राज्यों की हिस्सेदारी, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कटौती के विपक्षी दलों के आरोपों को सिरे से खारिज किया। The provision for food subsidy available in the budget of 23-24, sir, is adequate, we think, to cover all the anticipated expenditure for the PDS operations, and therefore that's not even less. The increase in food subsidy in the last 2 financial years is due to the PM Garib Kalyan Anna Yojana to 80 crore people. There is just no reduction in the food subsidy, and therefore on that behalf to allege that I'm maintaining fiscal consolidation at the cost of reducing food subsidy is completely wrong. Foreign price, import price ज़्यादा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी 2 बार एक्साइज ड्यूटी को कम करके जनता के ऊपर बोझ ना हो ऐसे स्टेप लिया नवंबर में और जून में, नवंबर 21, जून 22। लोकसभा के बाद राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष का बजट विकास पर केंद्रित है। The states will be partners in this massive capital drive. Budget 23-24 has from this 10 lakh crores given 1.3 lakh crores for the state's exclusive use. So because in principle we believe capital expenditure, provision for capital expenditure is actually given us that traction in growth post-pandemic and the year after that as well. So this year too we have given that emphasis, and that emphasis is being shared with the states where we give them the amount on a 50-year loan with no interest charged on the states. So other than that, there are obviously the details of the budget itself. It has come up with a lot of provision for the middle class, for the employment generation, for MSMEs, for agriculture, for rural population, specific pointed programs and outlays, for health and for green growth. कांग्रेस सदस्य रजनी अशोक राव पाटिल को राज्यसभा की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए मौजूदा सत्र की शेष बैठकों से निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में इसकी घोषणा की। श्रीमती रजनी पाटिल अशोक राव is suspended for the remaining period of the current session until there is report available for consideration of the House from the Privileges Committee. I put this motion for consideration of the House. Taking note of the sentiment of the House, it is hereby directed that all steps be taken that are applicable for a member who is under suspension, and this will be effective during the remaining period of the current session, subject to a report being made available by the Privileges Committee for consideration of this August House. और इससे पहले सत्तापक्ष की ओर से इस मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव पर सभापति ने नेता सदन पीयूष गोयल, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विभिन्न दलों के कई सदस्यों का पक्ष सुना। I would urge your good self to kindly name the member who was involved in this act
and appropriate actions befitting the disregard for the directions of the chair, befitting the breaking of the rules of this House should be taken out in this case. Following motion to be adopted by the House, sir, that this House, having taken serious note of unparliamentary, unprofessional, contemptuous, unbecoming of a member of Parliament conduct of Srimati Rajani Ashok Rao Patil regarding recording/filming of the proceedings of the House during reply to the motion of thanks on President's address by Honorable Prime Minister on 9th February 2023, and then giving it to others, publishing it on the social media in utter disregard to the authority of the House and the Chair, condemns the conduct of the member and resolves that Srimati Rajani Ashok Rao Patil be suspended from the service of the Council for the remainder of this session. बहुत से इस सदन में बहुत कुछ हुआ, उधर भी हुआ, इधर की बात भी हुई, और इसीलिए अब वो छोड़ दीजिए। अब ये आपके सामने आया है, आप निर्णय लीजिए, उनके दबाव में निर्णय मत लीजिए, मेरा यही कहना है। We have an ethics committee. That ethics committee may consider, examine that matter and find a solution. ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ टूट पड़ा हो, ये हो गया, ऐसा पहले भी दर्जनों बार हुआ है। इसको इतना सीरियसली मैं आपसे ही प्रार्थना करूंगा, मत लीजिए। I mean, apart from, to use the loose phrase, first time offender, it is also something which is require a lot of investigation before you would consider any further action. That's my humble suggestion. ऐसा इंसिडेंट जब हुआ था, तब के चेयरमैन माननीय वेंकैया नायडू जी ने वेरी स्ट्रिक्टली हैड गिवन ए डायरेक्शन, very strictly on that day, strictly on that day, there was a direction that such incidents will not be repeated. If at all repeated, then there will be a strict action. That was also told in the same house, sir. सर, जिस तरह से इस सभागृह में चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि अगर किसी से अननोइंगली कोई गलती होती है तो उसकी इतनी अगर बड़ी सजा आप देंगे, नाम ले लेके, तो मुझे लगता है कि जो एक स्वतंत्रता सेनानी से घर से आती है, उस व्यक्ति को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। सभापति ने कहा कि सदन का फैसला सर्वोच्च है और कोई भी अन्य संस्था इसकी जांच नहीं कर सकती। Honorable members, I need to hold down one second. Please take it. I need to hold out an assurance to the members. The honorable member has indicated that our action should not be such that some other authority can scrutinize it. I assure the House there is no authority beyond Parliament to scrutinize our actions. I further assure the House there is a constitutional prescription to that level. I indicated so on 7 December 2022. I reiterate, we are the ultimate architect of Constitution. There is no authority under the Constitution that can even look at issues that are meant for us. There was a suggestion, one second. There was a suggestion that we could immediately investigate through agencies Twitter handle. I said no, that idea doesn't occur to me. And that suggestion came from a distinguished member. I said, as chairman, I will vindicate the trust of my electorate. We will deal it in-house and will not seek any outside assistance. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।